बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। सो गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कशन होगा शुगर केन का। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है शुगर इंडिंग प्लांट में, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है शुगर केन। उसके बाद है शुगर बीट एंड कैरेट। कई ऐसे प्लांट हैं जिससे शुगर्स ऑब्टेन किया जाता है। तो शुगर यील्डिंग प्लांट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शुगर केन। तो आज के इस लेक्चर में इसी पर डिस्कशन होगा। तो चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ध्यान दीजिएगा कि ये किस सेमेस्टर में है। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में और बीएससी के फोर्थ सेमेस्टर में ये सिलेबस में दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी हो आप, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके सिलेबस में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट दिया गया है या इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में डिस्कशन करने को दिया गया है सिलेबस में, तो समझ लीजिए कि आपके लिए ही है। इकोनॉमिक बॉटनी में थ्योरेटिकल लिखने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देना रहता है कि प्लांट्स का बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, और साथ ही साथ इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज क्या है। ये 4 पॉइंट पर आपको ध्यान देना होता है। लेकिन अगर ये थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल में आपको जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना होगा। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इट इज चीप सोर्स ऑफ शुगर। शुगर का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? शुगर केन होता है, या फिर आप गन्ना कह सकते हैं। ओके, द प्लांट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड चाइना। ये देखा जाता है कि इसका नेटिव जो होता है, नेटिव माने इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है सबसे पहले, तो इंडिया और चाइना को माना जाता है। साउथ पैसिफिक न्यू गिनिया भी माना जाता है। किसी किसी साइंटिस्ट का कहना है कि साउथ पैसिफिक न्यू गिनिया भी इसका वर्जिन है या नेटिव है। एंड स्प्रेड थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया, और इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में कंप्लीट रूप से ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। सम आथर्स कंसीडर इंडिया एंड होम ऑफ शुगर केन। कुछ साइंटिस्ट का या आथर्स का कहना है कि इंडिया जो है क्या है, होम ऑफ शुगर केन। इंडिया को होम ऑफ शुगर केन कहा जाता है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जाम है उसमें ये पूछा जा सकता है। जैसे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, ओएमआर टाइप का होता है, ठीक है। जबकि अवध का या अदर यूनिवर्सिटीज़ का रिटेन में होता है। सिर्फ सम सेमेस्टर के एग्जाम सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये आपके काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में होगा तो भी आपके काम का है, और अगर थ्योरेटिकल होता है तो भी आपके काम का है, कोई दिक्कत नहीं होनी है। इट इज़ आल्सो वाइडली कल्टिवेटेड। और भी कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर ये शुगर केन की खेती होती है? तो हो जाएगा ब्राज़ील, चाइना, मेक्सिको, पाकिस्तान, यूएसए, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड इजिप्टी। तो ये सब ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर गन्ने की खेती बहुत बेहतरीन तरीके से और भारी मात्रा में होती है। इन इंडिया, और अपने इंडिया में कहाँ कहाँ होती है इसको देख लीजिएगा। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा तो यूपी में होता है। बाउल ऑफ शुगर केन कहा जाता है शुगर का, या चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और इंडिया को होम ऑफ शुगर केन कहा जाता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरे विश्व स्तर पे सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन या शुगर केन का उत्पादन कौन करता है? अपना इंडिया ही करता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सभी ऐसे स्टेट हैं, बड़े स्टेट, जहाँ पर गन्ने का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है गन्ने के उत्पादन में, ठीक है। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इसका हो जाएगा बॉटनिकल कैरेक्टर। तो दोस्तों, इसमें बॉटनिकल कैरेक्टर क्या क्या है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, देखिएगा। द प्लांट इज ए बिगरस पेरिनियर ग्रास। बिगरस पेरिनियल ग्रास है, तो मोस्टली ये प्लांट कैसा है? पेरिनियल है। पेरिनियल क्यों टर्म यूज किया जा रहा है? प्लांट्स में जब तक फ्लावरिंग नहीं आ जाती है तब तक उसको एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल उसी बेसिस पे इसको रखा जाता है। जैसे अब अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग 1.5 साल 2 साल के बीच में आ रही है तो उसको बाइनियल, पेरिनियल के अंतर्गत रख दिया जाता है। कुछ गन्ने की वेराइटीज़ हैं जिसमें 2 साल के बाद फ्लावरिंग आती है, कुछ में 2 साल के अंदर ही आ जाती है, और कुछ में 1 साल के अंदर ही आ जाती है। तो जाहिर सी बात है उसी बेसिस पर इसको पेरिनियल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और ये ग्रास है विच ग्रो इन क्लम्प्स। द स्टेम कॉर्म्स आर सॉलिड ज्वाइंटेड। स्टेम जो होता है सॉलिड होता है, ज्वाइंटेड होता है, इसलिए इसको कॉर्म कहा जाता है।
ठीक है, टर्म यूज किया जाता है। और हाइट लगभग 2 से 3 मीटर की होती है। एक एवरेज हाइट जो होती है 2 से 3 मीटर की होती है। और डायमीटर में देखा जाए तो 3 से 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है स्टेम की। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट, द कॉम इज सपोर्टेड बाई स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट पाई जाती है एराइजिंग फ्रॉम द लोअर नोड। जो इसकी रूट होती है स्टिल्ट रूट होती है। अब स्टिल्ट रूट क्या होती है, आप गन्ने को ध्यान से अगर देखेंगे तो उसके निचले वाले जो नोड्स होते हैं, नीचे के जो नोड्स होते हैं यहाँ के सबसे बेस वाले, तो यहाँ से देखते होंगे इस तरीके से रूट निकलती है और ज़मीन में सॉइल से लगी होती है और जकड़ के रखती है उसको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे रूट को स्टिल्ट रूट कहा जाता है। और ये एक प्रकार की एडवेंटिटियस टाइप की रूट है। रूट मोस्टली 2 टाइप्स की होती है, एक टैप रूट होती है और दूसरा एडवेंटिटियस होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द स्टेम बियर्स ए लार्ज टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस। स्टेम जो होता है वो क्या रखता है, बड़ा सा लार्ज इन्फ्लोरेसेंस रखता है। अब इन्फ्लोरेसेंस कैसे होता है, चलिए आपको हम इन्फ्लोरेसेंस दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा नीचे आपको दिखा दे रहे हैं, ये रहा इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इस तरीके से इसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, ये फ्लावर्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, और टर्मिनल पोर्शन पे एकदम अरेंज होता है। तो वही कह रहा है कि स्टेम बियर लार्ज टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस, बहुत बड़ा इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है और टर्मिनल पोर्शन पे पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। कॉम्स कंटेन्स 80% जूस, लगभग 80% जूस पाया जाता है। तने में कितना होता है जूस, 80% जूस निकलता है, 20% वेस्ट मटेरियल निकलता है, जिनमें से विच हैज़ 12 टू 17% शुगर कंटेंट, जिनमें लगभग 12 से 17% शुगर की मात्रा होती है। ठीक है, इट इज़ प्रोपागेटेड वेजिटेटिवली, और इसका प्रोपागेशन वेजिटेटिवली किया जाता है, यानी कि स्टेम की कटिंग करके ही प्रोपागेशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इन इंडिया, इंडिया में अपने भारत में ड्यूरिंग 1991 टू 1992 टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज 3 to 8 मिलियन, कल्टीवेशन वाज 3 to 8 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, ये डबल बार टाइप हो गया है, इसको कट कर दीजिएगा इतना। मतलब देखा जाए तो इंडिया में 1991 से 92 के बीच का जो रेशियो है, मीन्स प्रोडक्शन या कल्टीवेशन की मात्रा है, वो यहाँ पर दिखा रहा है 3 से 8 मिलियन हेक्टेयर में कल्टीवेशन किया गया था। ठीक है, जिनमें से इट प्रोड्यूस 249.3 मिलियन टन्स। अब 3 से 8 मिलियन हेक्टेयर में कल्टीवेशन किया गया और 249.3 मिलियन टन्स शुगर का प्रोडक्शन किया गया। ये एक डाटा है 1991-92 के, यानी एक साल का ये पूरा ये डाटा आपके सामने रखा जा रहा है कि इतना प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, तब समझ लीजिए कितना ज़्यादा भारी मात्रा में इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता है। ये हो गया करेक्टर्स। दूसरा हो जाएगा कल्टीवेशन। कल्टीवेशन पे नज़र डालते हैं यहाँ पर, क्या कैसे इसकी खेती की जाती है, कैसे कल्टीवेशन होता है, कितनी मात्रा में इसको क्या चाहिए, आवश्यकता क्या है, ये देख लीजिए। द क्रॉप नीड ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको लगभग जो क्लाइमेट की आवश्यकता होती है वो ह्यूमिड कंडीशन होना चाहिए हमेशा, और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का। हाई रेनफॉल, रेनफॉल की मात्रा भी ज़्यादा होनी चाहिए, एनुअल रेनफॉल लगभग, और एवरेज इसका टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 26 अंश सेल्सियस ड्राई होना चाहिए। ठीक है, अगला हो जाएगा, द क्रॉप ग्रो ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सॉयल। कई प्रकार की वेराइटी सॉयल में ये प्लांट्स का कल्टीवेशन किया जा सकता है आसानी से। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, सैंडी सॉइल्स हो सकती है, हैवी लोएम सॉइल्स भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, बट क्ले लोएम विद गुड ड्रेनेज आर आइडियली सुटेबल फॉर दिस क्रॉप। इस क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल जो होती है क्ले लोएम सॉइल जो होती है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट सॉइल होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, अगला पॉइंट, जनरली 25,000 सेट्स आर सफिशिएंट फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर जमीन में, मतलब 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए लगभग 25,000 सेट की आवश्यकता पड़ती है। अब सेट क्या होता है,
छोटे छोटे जो पीसेस बनाए जाते हैं, इस तरीके से जो पीस आप सामने देख रहे हैं, ठीक है, जो आप पीस देख रहे हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पीस बनाए जाते हैं, जिसको आपको ज़मीन में लगाना होगा कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, सोइंग करना होगा। तो वो जो सेट होंगे वो लगभग उसकी मात्रा कितनी होती है, 25,000 होती है, और 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्लांटिंग केन। केन शुगर को प्लांटिंग करने के लिए लगभग 3 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा प्लांटिंग ऑन फ्लैट बेड, फ्लैट बेड की प्लांटिंग होती है, एक पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा रिज एंड फरो मेथड, और तीसरा हो जाएगा स्ट्रेच और जावा मेथड। तीनों को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा। पहला हो जाएगा जैसे बेड मेथड। बेड मेथड में क्या किया जाता है उसको ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से प्लगिंग की जाती है, पहले खेत की पहले प्लगिंग कर लेंगे, इस तरीके से समथल कर लिया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर गन्ने को के जो सेट्स है उसको इस तरीके से बैठा दिया जाता है, ठीक है, तो इसको बेड मेथड बोलते हैं। दूसरा दिया है फरो मेथड, रिज एंड फरो मेथड। तो रिज क्या है, ये ऊपर वाला भाग रिज होता है, और ये फरो है, नाली बनाई जाती है, और इसी नलिका में क्या किया जाता है, जो उसके पीसेस हैं छोटे छोटे सेट हैं उनको बैठा दिया जाता है, लगभग 1 से 2 फीट के रेंज में डिस्टेंस में बैठा जाता है। और तीसरा मेथड यहाँ पे दे रहा है जावा मेथड या ट्रेंच मेथड। ट्रेंच और जावा मेथड के मतलब होता है कि कुछ इस तरीके से गोलाई में गन्ने को की खेती की जाती है, इस तरीके से बैठाया जाता है, ठीक है, ये देख रहे हैं ऐसे निकला हुआ है, तो इसको बोलते हैं जावा मेथड। तो 3 मेथड से गन्ने की खेती की जाती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाई एल्डिंग वेराइटीज़, कुछ यहाँ पे हाई एल्डिंग वेराइटीज़ हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बेसिस पे। पहला हो जाएगा, देखिएगा, सम ऑफ द हाई एल्डिंग वेराइटीज ऑफ शुगर केन डेवलप इन इंडिया, भारत में CO 419, CO 622, CO 658, CO 712, B14, HM 320, ये हो जाएगी इंडियन वेराइटीज। अब इसमें से डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज, भारत में कुछ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज पाई जाती है, जिनमें से CO 331, CO 213 एंड CO 349, ये हो जाएगा। उसके बाद द अदर वेराइटीज विच आर वेरी कॉमनली कल्टिवेटेड इन इंडिया, कुछ और भी वेराइटीज़ हैं जो वेरी कॉमनली ग्रो की जाती हैं, तो उन सभी वेराइटीज़ को यहाँ लिखा गया है। 313, CO 421, CO 449, CO 1007, CO 1148, CO 1158, CO 1287, ये सब उसके कोड हैं, ठीक है, वेराइटीज़ के कोड नाम दिए गए हैं, और इतनी सारी वेराइटीज़ इंडिया में होती है। अब लास्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूजेज, गन्ने का क्या यूज है और किस तरीके से यूज किया जाता है, इस पर नज़र डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द शुगर इज ए चीप स्वीटनिंग मटेरियल। स्वीटनिंग मटेरियल यानी स्वीट बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में यूज होता है। दूसरा हो जाएगा इट इज़ वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, कन्फेक्शनरी, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, एंड स्वीट्स बनाने में, सब दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोटीन इज आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन जूस, शुगर केन जूस से प्रोटीन भी ऑब्टेन किया जाता है, प्रोटीन का आइसोलेशन भी किया जाता है। ओके, बिसाइड शुगर 3 बाई प्रोडक्ट, शुगर के अलावा भी इसमें 3 बाई प्रोडक्ट बनते हैं, यानी शुगर तो आपने अटेंड कर लिया, अब इसमें 3 बाई प्रोडक्ट बनते हैं। क्या क्या है? पहला है बेगा से, दूसरा हो जाएगा मोला से, एंड तीसरा हो जाएगा फिल्टर मड। ओके, अब ये तीनों क्या हैं, कैसे हैं, इसको समझिएगा। बेगा से क्या होता है, जब गन्ने की पेराई हो जाती है तो बचा हुआ जो पदार्थ होता है वाइट वाइट कलर का, वो उसको बेगा से बोलते हैं, ठीक है, जूस की बात नहीं कर रहे हैं, जो बचा हुआ बेस्ट प्रोडक्ट है उसको बेगा से बोलते हैं। और मोला से क्या है, जो जूस है उससे जो गुड़ बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं मोला से, ठीक है। एंड फिल्टर मड, और बनाते समय इसमें कुछ फिल्टर बेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उस जूस से, उसको बोला जाता है फिल्टर मड। अब तीनों का अलग अलग यूज है, क्या यूज है देखिएगा यहाँ पे। पहले बेगासे को देख लीजिए। बेगासे इज द केन रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर पासिंग थ्रू रोलर। रोलर में क्या होता है, रोलर में जब जूस निकाला जाता है उसके बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बेगासे बोलते हैं। इट इज़ यूज एज फ्यूल, इसको जलाने के लिए यूज होता है। आर एज ए सोर्स ऑफ पेपर, पेपर बनाने में, एंड वाल बोर्ड बनाने में, वैक्स भी बनाया जाता है इसका, ठीक है, कंटेन्स वैक्स
इट कैन आल्सो बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, ठीक है। और गुड़ जो होता है मोलासे, वो तो खाने में ईटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, सूट बनाने में होता है, यूज होता है, ठीक है। कई इसके यूजेज है। फिल्टर मड की क्या बात करें, फिल्टर मड विच इज कलेक्टेड एट वेरियस स्टेजेज इज यूज एज फर्टिलाइजर, एज एन एनिमल, फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल होता है और एनिमल भी इसको खा सकते हैं, उनके भोजन में मिला के दिया जा सकता है। फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैक्सेज एंड फैट्स, वैक्स भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फैट्स भी इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, एमएससी सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड जो वीडियो था वो एक के बाद एक आ रहा है। उसके साथ साथ एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का भी लेक्चर्स आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की बना दी गई है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बना दी गई है, एमएससी सेकंड सेमेस्टर और एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है और उसमें तमाम लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत अभी के अभी चैनल पर जाइए, चैनल में सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट को देखिए, सारे वीडियोज़ देख डालिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्द ही होंगे। इसका वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना ही दिया है, आपने देख लिया होगा। सभी यूनिवर्सिटी के लगभग एग्जाम सम सेमेस्टर के जल्द ही हो जाएंगे। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का सबसे पहले एग्जाम होता है लगभग अप्रैल के लास्ट वीक में, उम्मीदें हो रही है, ठीक है। तो आप देरी मत कीजिए, जितना भी समय है उसको सही तरीके से उपयोग कीजिए, ठीक है। और बारी बारी से ऐसे लेक्चर आते रहेंगे। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़रा सा भी आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो उसे क्या करेंगे, लाइक करके सबके पास शेयर कर देंगे। धन्यवाद।